फ्रेंड्स, महेंद्र हियर फ्रॉम टेक सेंटर। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हेड्स की बात करें तो वन ऑफ द सबसे छोटा हेड है और इजी है। सिर्फ 2-3 कंसेप्ट इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो सब क्या होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। 2-3 अच्छे कंसेप्ट होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जैसे गिफ्ट का टैक्सेशन, जैसे डिविडेंड का टैक्सेशन। ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी सी है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर देना है। उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियस सी बात है भाई, मोटिवेशन मिलता है, सीधी सी बात है। सेकेंडली, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको क्लास आपको नहीं, आपके फ्रेंड को या आपको चाहिए, तो आप ये नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से बात कर सकते हो। लोवेस्ट फीस पे ये क्वालिटी पे मिल रहा है। इवन आप चाहो तो बुक भी ले सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो जो हेड्स वाले चैप्टर्स है उसमें लास्ट हेड है, 5वां हेड है, करेक्ट है। सबसे पहले सेक्शन 1 क्या था, चार्ज, वो था अपना शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंड। 2 क्या था, डेफिनेशन था। 3 प्रीवियस ईयर था। मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ आपको इनकम टैक्स के सेक्शन से। 4 चार्जिंग सेक्शन था। 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। 7 इनकम रिसीव इन इंडिया। 8 इंटरिम डिविडेंड है, आपके लिए नहीं है। 9 जो है वो क्या है, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। 10 एग्जम्प्ट इनकम। 11, 12, 13 ट्रस्ट के रिलेटेड है। फिर 14 में लिखा है कि 5 हेड होते हैं। 15 से लेके 17 तक इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाता है। 18, 19, 20, 21 कुछ नहीं है, कट है। 22 से लेके 27 तक हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है। 28 से लेके 44 तक पीजेबीपी होता है। 45 से लेके 55 तक बेसिकली कैपिटल गेन्स होता है। और सेक्शन नंबर 56 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, आपको कहीं पे भी अंदर घुसना है, बाहर गेट कीपर बैठा है, बोल रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, वो वाली चीज़ है। तो देखो, 2 तरीके के चार्जिंग सेक्शन है। एक है जनरल चार्ज, एक है स्पेशल चार्ज। जनरल चार्ज का मतलब क्या है, सेक्शन 56(1), ये एक ऐसी इनकम जो ना तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हुई है, ना हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हुई है, ना पीजीबीपी में टैक्सेबल हुई है, ना कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हुई है। वो इनकम जो कि टैक्सेबल है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, आईएफओएस में होगी, करेक्ट है। यस सर, पहला तो बोल दिया, जो कहीं नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगी। पार्ट 2 जो 56(2) है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस है। यहाँ पे स्पेशल चार्ज दिया है, जैसे डिविडेंड की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी, गिफ्ट की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी, अलग अलग चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले डिविडेंड के टैक्सेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझो, जो डिविडेंड होते हैं ना, डिविडेंड जो होता है वो 2 तरीके का डिविडेंड होता है। डिविडेंड एक होता है नॉर्मल डिविडेंड, दूसरा होता है डीम्ड डिविडेंड। एक क्या होता है, नॉर्मल डिविडेंड। मतलब जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का मतलब क्या है, एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारा प्रॉफिट हो चुका है, तो वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर के साथ क्या करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। तो जो फॉर्म में वो प्रॉफिट को बांटेगा उसको डिविडेंड बोला जाएगा। तो डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी है। साथ में डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड का मतलब क्या है, वो एक्चुअली डिविडेंड नहीं है पर उसको मान लिया गया है कि क्या है, वो डिविडेंड है, तो उसको क्या बोला जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बोला जाएगा। तो नॉर्मल डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी भी समझना है और डीम्ड डिविडेंड का भी टैक्सेबिलिटी समझना है। तो सबसे पहले नॉर्मल डिविडेंड पे आ जाते हैं। पहले क्या होता था, डीडीटी वगैरह लगता था, अभी कोई समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान ही मत दो। डीडीटी वगैरह कुछ बहुत ही लिमिटेड जगह पे आपका कंसेप्ट है, बाकी है ही नहीं, तो उसको इग्नोर करना है। एक कंपनी है, समझो रिलायंस है, इसके पास बहुत सारे फंड है, इसमें से ये क्या करता है, कुछ डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर को। तो जब रिलायंस पैसा देगा एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो वो क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। अगर शेयर होल्डर रेजिडेंट है तो सेक्शन 194 में टीडीएस काटेगा। अगर जो पर्सन है, शेयर होल्डर है, वो नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन नंबर 195 में टीडीएस काटेगा। या तो 194 में काटेगा या 195 में काटेगा। जब टीडीएस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी आपको समझा दूंगा कि कितने रेट पे क्या कैसे टीडीएस कटेगा, क्या लिमिट है। अभी ये शेयर होल्डर है, उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये इसकी नॉर्मल स्लैब है। समझो इसकी इनकम है 2 लाख रुपया, इनकम फ्रॉम सैलरी है,
और अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट 2 लाख रुपया है और 2 लाख रुपया डिविडेंड आ रहा है। तो ये जो डिविडेंड 2 लाख रुपया है यही इसी इनकम में जो टोटल 4 लाख है उसमें ऐड हो जाएगा और तुम्हारी टोटल इनकम 6 लाख बन जाएगी और 6 लाख पे नॉर्मल तरीके से टैक्स भर दो, वही इस पे प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी सर क्या ये मेरे को इनकम मिल रही है, इसके सामने मैं कुछ खर्चा करूंगा उसका अलाउंस मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा? तो बात आती है तो इंस्टीट्यूट क्या मैं बोल रहा हूँ, कानून जो है वो साफ साफ बोलता है कि कुछ नहीं मिलेगा, पर एक खर्चे का डिडक्शन मिलेगा जो कि है आपका इंटरेस्ट। तो क्या सर इंटरेस्ट का जितना मैंने खर्चा किया पूरा डिडक्शन मिलेगा? नहीं बेटा, पूरा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 20% ही अलाउड होगा, 20% ही डिडक्शन मिलेगा। 20% मतलब एक्चुअल एक्सपेंस और 20% ऑफ डिविडेंड अमाउंट, जितना आपको डिविडेंड मिला है उसका 20% ले लो और एक्चुअल खर्चा ले लो, दोनों में से जो लोअर है उतना आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिलेगा। और कोई एक्सपेंस क्या नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, आपका डिविडेंड का इनकम 8 लाख है, अदर इनकम 3 लाख है, इंटरेस्ट का आपने खर्चा किया है 40,000, ब्रोकरेज का खर्चा किया है 30,000। तो देखो ब्रोकरेज का खर्चा तो अलाउड ही नहीं होगा, इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होगा पर सब्जेक्ट टू 20%। तो 8 लाख का 20% कितना होता है? 8 लाख का 20% होगा 1,60,000 और एक्चुअल खर्चा कितना है 40,000। तो विच एवर इज लोअर 40,000 आपको अलाउड हो जाएगा। मतलब डिविडेंड का इनकम 8 लाख, उसमें से 40,000 आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, तो 7,60,000 रुपया आपका इनकम हो गया। करेक्ट। डिविडेंड इनकम पार्ट ए, नॉर्मल डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कंपनी क्या करेगी, कुछ उसके हाथ में टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, बस यहाँ पे उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, वो हम टीडीएस के चैप्टर में सीखेंगे। अर्लियर पहले क्या होता था, कंपनी को डीडीटी काटना पड़ता था। अभी शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, शेयर होल्डर के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट में क्या हो जाएगा, टैक्स भरना पड़ेगा। वेदर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, सेम ट्रीटमेंट है। शेयर होल्डर को क्या कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, पर सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस का मिलेगा। टू अर्न सच इनकम इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। करेक्ट। फिर बात करते हैं पार्ट बी, डीम डिविडेंड। देखो डीम डिविडेंड का क्या कंसेप्ट है। डीम डिविडेंड में 5 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 222, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा सी, चौथा डी और 5वां ई। ये क्या है, 222 के 222 ए बी सी डी ई करके ऐसे 5 सबसेक्शन है। तो ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स है ये एक्चुअली कोई डिविडेंड नहीं है, ये एक्चुअली कोई डिविडेंड नहीं है, पर ये जबरदस्ती का गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है कि भाई तुम इसको भी डिविडेंड मानो और इसके ऊपर भी टैक्स भरो। तो सबसे पहले 222A में अगर कोई कंपनी अपने असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब उसके पास कोई बाइक कार पड़ी है, अपने क्या कर देती है, शेयर होल्डर को दे देती है कि भाई ये लो, हम क्या करते हैं, असेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर कंपनी क्या करती है, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है टू शेयर होल्डर, तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना माना जाएगा, जितना आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी का उतना क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। फिर बात करते हैं डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड बोनस टू प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने डिबेंचर देती है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है या बोनस देती है, बोनस इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर होल्डर को बाय कंपनी डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो डीम डिविडेंड माना जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को से बोनस मिलेगा तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। अमाउंट क्या लेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपका अमाउंट ले लिया जाएगा। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दिया जाएगा तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। 222C तो याद कैसे रखे, 222A में असेट ट्रांसफर कर रहे थे, बी में आप बोनस दे रहे थे, सी में आप क्या कर रहे हो, कंपनी को क्लोज कर रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो। तो ये मैं आपको कैपिटल गेन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें इन डिटेल सिखाऊंगा। इन डिटेल तो नहीं, ये तो रिवीजन लेक्चर है, क्लास में इन डिटेल सिखा दिया है, मतलब रिवाइज वहां पे अच्छे से करेंगे। 222D, अगर आप कैपिटल को अपने क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पे जितना रिडक्शन होगा आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना है उतना आपके हाथ में क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये
पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको क्लोजली हेल्ड कंपनी बोला जाता है। एक तरीके से ऐसा समझ लो, लिस्टेड वगैरह नहीं है, छोटी मोटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड टाइप। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को, ऐसे शेयर होल्डर जिसके पास 10% या उससे ज्यादा क्या है, वोटिंग पावर है, 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, ऐसे शेयर होल्डर को क्या देती है, लोन या एडवांस देती है। अमाउंट, पैसा, डी प्रॉफिट कुछ नहीं दे रही है, लोन दे रही है या एडवांस दे रही है। तो ये लोन या एडवांस जो है ये आपके हाथ में, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा, और क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर ये शेयर होल्डर को नहीं दे रही है लोन या एडवांस, उसके कोई कंसर्न को दे रही है, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें वो क्या है, शेयर होल्डर है, या ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें पार्टनर है, ऐसे कोई कंसर्न को दे रही है जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब या तो 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर है या 20% से ज़्यादा PSR है उसका। तो वो भले ही वो फर्म को दे रही है तो भी ये शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। और तीसरा, ना तो ये शेयर होल्डर को खुद को दे रही है जिसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है, ना उसके कोई कंसर्न को दे रही है, कोई एक ऐसे आदमी को दे रही है जो उसके लिए काम करने वाला है। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्लास में दिया था, वो नरेंद्र मोदी को नहीं दे रही, नरेंद्र मोदी 10% से ज्यादा शेयर होल्डर है, वो अमित शाह को दे रही है। तो भाई बात तो एक ही है ना, वो उसके लिए काम करेगा, करेक्ट है। तो ये केस में भी वो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। पहला पॉइंट है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, डीम्ड डिविडेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के जितना ही क्या होगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा वेदर कैपिटलाइज और नॉट, ये ध्यान रखना है। तीसरा, डीडीटी का रेट क्या होगा, ये पहले एप्लीकेबल होता था, आज के टाइम पे तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हटा दो। अगर समझो आपने क्या किया, ये लोन जो दिया है 10% से ज्यादा वाले शेयर होल्डर को, आपने प्रॉपर तरीके से दिया है। प्रॉपर तरीके का मतलब क्या होता है, प्रॉपर तरीके का बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब होता है, ध्यान से समझो। आपने बोला है कि हम 10% इंटरेस्ट लेंगे जो मार्केट में लगा है, आपको हर मंथ री इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर आपने लोन दे दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, 222 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रेड एडवांस। ट्रेड एडवांस का मतलब क्या है, देखो जो शेयर होल्डर है उसका जरूरी थोड़ी है वो एक शेयर होल्डर ही है, वो और भी कुछ काम करता होगा। जैसे समझो उसका सीमेंट का दुकान है, तो जो कंपनी है उसको अपना कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए वो ऑर्डर देता है सीमेंट का, तो भाई वो शेयर होल्डर बोलेगा भाई बिजनेस रिलेशन है तो भाई पहले 1 लाख रुपए एडवांस दो फिर सामान आएगा। तो वो 1 लाख रुपए जो एडवांस दे रहा है, ट्रेड एडवांस दे रहा है, उसके ऊपर 222E नहीं लगेगा। और लास्ट में एक यहाँ पे टिक करके आप एक और पॉइंट लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही क्या है, लैंडिंग का है, लोन देने का बिजनेस है, इफ एनी कंपनी इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग ऑफ मनी दैट इज गिविंग लोन एंड एडवांसेस, तो वो केस में उनका काम ही लोन देना है, तो भाई वो केस में ये 222E अट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डीम्ड डिविडेंड शैल नॉट इंक्लूड, मतलब ये केस में तो डीम्ड डिविडेंड होगा ही नहीं। अगर लोन या एडवांस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है, मतलब कंपनी का काम ही लोन वगैरह देना है, तो ये नहीं लगेगा। दूसरा, बायबैक के केस में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर डीमर्ज कंपनी, अब रिजल्टिंग कंपनी मतलब नई कंपनी, डीमर्जर का मतलब क्या होता है, ये एक बड़ी कंपनी थी, इसमें से ये पार्ट अलग हो गया, ये अलग हुआ, उसको क्या बोला जाएगा, रिजल्टिंग बोला जाएगा। पुरानी वाली को क्या बोला जाएगा, डीमर्ज बोला जाएगा। तो ये नई कंपनी अपने पुराने कंपनी के शेयर होल्डर को क्या दे रही है, अगर शेयर दे रही है, अगर शेयर दे रही है तो वो भी आपका नहीं माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड। अगर 222C लिक्विडेशन या 222D अगर शेयर कम हो रहे हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ मिल रहा है, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। और अगर कोई डिविडेंड पहले दिया था, पहले लोन दिया था, समझो 1 लाख रुपए, अभी जो डिविडेंड मिलने वाला है उसमें से वो लोन का क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। तो पहले जब क्या दिया था, पहले जब लोन दिया था तो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। अभी 50,000 का समझो इसको, ये शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने वाला था, तो ये क्या किया, पहले 1 लाख का लोन आपको रीपे करना था, अब सिर्फ 50,000 का करना, क्योंकि ये 50,000 सेट ऑफ कर दिया हमने। ये जो 50,000 सेट ऑफ किया है वो भी डीम्ड डिविडेंड नहीं, डिविडेंड ही नहीं माना जाएगा। यहाँ पे नीचे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब दिया है, रीड कर लेना अच्छे से। फिर बात करते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है, वो विनिंग, हॉर्स रेस, वो सब होता है ना, क्लब, यहाँ पे लिखा लॉटरी का इनकम, क्रॉसवर्ड, पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस,
कार्ड गेम्स या अदर गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब का अगर इनकम होता है तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो देना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही। कोई तरीके के खर्चे का अलावेंस नहीं होगा, कोई तरीके का अलावेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन के सामने ये एडजस्ट भी नहीं होगा और सेट ऑफ भी परमिटेड नहीं है। इसके ये पढ़ोगे तो साथ साथ में दो सेक्शन आपको पढ़ने हैं, 194B और 194BB। ये क्या है, टीडीएस के दो सेक्शन है। अगर हॉर्स रेस को छोड़ के बाकी कोई तरीके का विनिंग होता है तो 194B में टीडीएस कटेगा और हॉर्स रेस के केस में 194BB में कंडीशन कटेगा, टीडीएस कटेगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 56 to 7B, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाओ। अगर कोई कंपनी भी कौन सी होनी चाहिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए। कौन सी कंपनी होनी चाहिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए। यहां पे नीचे लिखा है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को, पहले मैंने क्या बोला, कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करती है और वो शेयर इश्यू प्रीमियम पे करती है, मतलब उसका फेस वैल्यू 100 है तो इश्यू कितने में कर रही है, 120 में कर रही है, और जो इश्यू प्राइस है वो एफएमवी से भी ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू समझो 110 रुपया है। तो ये जो डिफरेंस है इश्यू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू का, जितना डिफरेंस है वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। पहला मैंने क्या बोला, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, यहाँ पे पहला पॉइंट है क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करती है, वो भी कितने में, प्रीमियम में इश्यू करती है। प्रीमियम का मतलब 100 का शेयर है 120 में कर रही है, और वो प्रीमियम इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बाहर उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे भी ज्यादा है। तो इश्यू प्राइस माइनस एफएमवी जो होने वाला है वो क्या होना चाहिए, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये उसके रिलेटेड कुछ मॉड्यूल के आपके एग्जाम्पल है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर बात करते हैं 56 to 8। अगर आपका, ये तो वो वाला पार्ट है कंपेंसेशन, ये आपका कैपिटल गेन में बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको कंपेंसेशन, आपका प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर दिया था, आपको क्या मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है, तो कंपेंसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, कंपेंसेशन तो आपका कैपिटल गेन हेड में जाएगा, पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको जो लेट कंपेंसेशन मिला है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपके हाथ में आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। पर कितना टैक्सेबल होगा, 50% टैक्सेबल होगा, 50% सेक्शन 57 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर 56 to 9 के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपका एडवांस मनी फॉरफीचर किया है तो वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है, ये हम लोग ने पढ़ लिया था कहां पे, कैपिटल गेन्स में, ठीक है। फिर टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में आने से पहले नीचे कुछ और देख लेते हैं, सेक्शन है तो वो खत्म करते हैं। कुछ ऐसी इनकम है जो कि चार्जेबल होगी अंडर आईएफओएस ओनली इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। ये क्या मतलब है, कुछ ऐसी इनकम है जनरली वो कहाँ चार्ज होगी, पीजीबीपी में होगी, पर अगर वो पीजीबीपी में चार्जेबल नहीं है तो वो आईएफओएस में चार्जेबल होने वाली है। ये पूरा आपका मॉड्यूल के सीक्वेंस के हिसाब से नोट्स है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर बुक नहीं है, आप परचेस नहीं कर सकते, तो आप मॉड्यूल लेके बैठोगे तो आसपास आपको मिल जाएगा सीक्वेंस में। अगर आपका क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, तो फॉलोइंग इंटरेस्ट इनकम शाल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015। ये दो इंटरेस्ट इनकम है, ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी 1015 में। अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आपका अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसमें 3500 रुपये तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जॉइंट अकाउंट है तो 7000 रुपये तक। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। देखो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि जो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा, यहाँ पे आईएफओएस में होगा। उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम में कुछ इंटरेस्ट इनकम, देखो इंटरेस्ट इनकम सब के सब कहाँ टैक्सेबल होंगे, सब के सब आपके टैक्सेबल होंगे आईएफओएस में। अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होते हैं तो करेक्ट है। पीजीबीपी में इंटरेस्ट इनकम कब टैक्सेबल होगी, जब आपका बिजनेस ही इंटरेस्ट कमाने का है। इज इट क्लियर? यस सर। पर उसके अंदर बोला कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट की इनकम है जो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला ये एक देख लिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड, अगर समझो कोई फॉरेन बैंक है, ये फॉरेन बैंक है, उसने इंडियन शेड्यूल बैंक में क्या किया है, डिपॉजिट किया है तो इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने आरबीआई से अप्रूवल लिया था। थर्ड पॉइंट,
अगर आपने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट कहाँ पे किया था, भोपाल गैस डिजास्टर जो हुआ था भोपाल में, उसके लिए लोगों के लिए डिपॉजिट किया था आरबीआई में या पब्लिक बैंक में, और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या इंटरेस्ट मिल रहा है नॉन रेजिडेंट को, कहाँ मिल रहा है, आईएफएससी में मिल रहा है ऑन मनी बोरोड। कब, 1/9/2019, मतलब अभी तो एप्लीकेबल ही है। तो नॉन रेजिडेंट को अगर आईएफएससी में कोई यूनिट लोकेटेड है, वहाँ से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, उसने पैसा उधारी पे दिया है था, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट फंडिंग कर रहा है आईएफएससी में। आईएफएससी क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है। गवर्नमेंट का ड्रीम है कि वहाँ पे क्या आ जाए, सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए और वहाँ से क्या करे, बढ़ाया जाए बेसिकली। डिडक्शन अलाउेबल, ये 3 डिडक्शन आपको क्या होंगे, अलाउड होंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी कोई है, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर सब कुछ हो गया, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट का खर्चा करते हो तो अगर कोई रीजनेबल सम पे किया है टू रियलाइज सच इनकम तो वो आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अगर फैमिली पेंशन का इनकम है, फैमिली पेंशन मतलब जिसको पैसा मिलने वाला था वो नहीं रहा तो उसकी फैमिली को पेंशन मिल रहा है, तो उसका समझो 50,000 रुपये पेंशन मिला, डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, 1/3 ऑफ सच इनकम। चलो 45,000 ले लेते हैं, 45,000 ले लेते हैं, 50,000 में राउंड ऑफ में प्रॉब्लम होगा, तो 45,000 का 1/3 कितना होता है, 15,000 होता है। 15,000 और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट 15,000 रुपये का मिलेगा। इनकम बाय वे ऑफ इनिशियल कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया था, अगर आपका प्रॉपर्टी कब्जा कर लेती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर कंपेंसेशन देती है। कंपेंसेशन तो कैपिटल गेन में जाएगा, पर उसके ऊपर जो इनकम मिलेगा, इंटरेस्ट का इनकम मिलेगा, वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, फ्लैट 50% डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ डिडक्शन का अलाउंस मिलेगा ही नहीं, मतलब कुछ डिडक्शन मिलेंगे, मतलब आपका डिडक्शन मिलेगा ही नहीं कुछ चीज़ों में। सबसे पहले अगर पर्सनल खर्चा करते हो तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, जिस पे टैक्स जमा नहीं करा रहे या टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम सैलरी के अंडर क्या हो रही है, सामने वाले के चार्ज हो रही है आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर टैक्स नहीं जमा करा रहा है वो, या आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप डिडक्शन कर रहे हो इन रिलेशन टू कैजुअल इनकम, यहाँ इनकम लिख देना, ऊपर बताया था कैजुअल इनकम के सामने कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर किसी रेजिडेंट को पैसा दे रहे हो तो 30% एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, अगर डिडक्ट कर दिया बट पे नहीं किया। सर ये तो पीजीबीपी में था, तो ऊपर वही तो बोला था, अगर पीजीबीपी में ये नहीं जाएगा तो कहाँ आईएफओएस में आएगा, तो आईएफओएस में भी आपको 30% अलाउड नहीं होगा। करेक्ट है। फिर वो एक सेक्शन था ना 48 टू रिलेटेड पार्टी वाला, अगर रिलेटेड पर्सन को पेमेंट करते हो और वो ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा अनरीजनेबल या एक्सेसिव पेमेंट करते हो, तो जितना एक्सेसिव पेमेंट करते हो उतना डिसअलाउड हो जाएगा, और 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हो तो वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब पीजीबीपी के प्रोविजन ही यहाँ पे है, पर अगर वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे तो वो इनकम आईएफओएस में आ जाएगी, आईएफओएस में आ जाएगी तो भी यहाँ पे हम वो अलाउंस नहीं देंगे। करेक्ट है। फिर सेक्शन नंबर 59 कुछ ऐसा महान नहीं है, बोलता है कि पहले आपने लॉस, एक्सपेंस या लाइबिलिटी के लिए डिडक्शन ले लिया कि हमारा खर्चा हो गया, हमारा घाटा हो गया या हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, बाद में वो लॉस जाके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंस वापस रिकवर हो जाता है, लाइबिलिटी असेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो दूसरी चीज़ होगी, फायदा होगा, तो वो टाइम पे आप क्या कर देना, टैक्स भर देना, वो आपका डीम इनकम मान लिया जाएगा उस साल का। तो यहाँ पे देखो अपना आईएफओएस के सब सेक्शन हो चुके हैं। सर अभी तक मेन तो नहीं हुआ। 56 to 10, 56 to 10 आपके लिए गिफ्ट है। अब गिफ्ट है, सेक्शन ही गिफ्ट का है और आपके लिए भी गिफ्ट है। लगभग आधे घंटे का यहाँ से वीडियो अटैच हो रहा है, जो बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, गिफ्ट का टैक्सेशन समझ लेंगे। और उससे इम्पॉर्टेंट बात 43 CA करके एक सेक्शन है जो कि हम यहाँ पे ही सीखने वाले हैं। बेसिकली पीजीबीपी का सेक्शन है, पर इसके रिलेटेड है 56 to 10 और एक कैपिटल गेन का सेक्शन 50C और 43 CA पीजीबीपी का सेक्शन। ये तीनों भाई भाई है, मतलब रिलेटेड है, इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो पहले गिफ्ट का टैक्सेशन समझेंगे, उसके एग्जैक्ट बाद आपको 43 CA का टैक्सेशन समझाऊंगा, तो लगभग 40 मिनट के आसपास और लगेगा। आप ये इतना देख लोगे तो आपको ये वाले सेक्शंस में कभी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो 43 CA कर लेंगे और उसके बाद क्या, ये लेक्चर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब भाई कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, इट विल हेल्प मी अलॉट। चलो अभी गिफ्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। समझा है, एक डिविडेंड का, एक 5627B वाला जो अभी शेयर इश्यू होते हैं वो वाला, और थर्ड कैजुअल इनकम वाला। ये 3 अदर सोर्सेस के थोड़े बड़े टॉपिक सीखे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिफ्ट का टैक्सेशन। गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, क्या नहीं लगेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी आपको ऐसे ही गिफ्ट तो देगा नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या बोलते हैं कि कोई भी देखो किसी को गिफ्ट नहीं देता। 200-500 का ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट की जहां जहां बात होगी ना, 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट की बात हो रही है। अगर आपको कोई साल में 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट दे रहा है तो बात हो रही है। गिफ्ट में सिर्फ पैसा नहीं आएगा कि पैसा गिफ्ट दे दिया, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दिया तो भी आ जाएगा। गिफ्ट में ऐसा भी कंसीडर होगा इसमें कि समझो कोई चीज का वैल्यू 1 लाख रुपए है, उसको आपको 20,000 में दे दिया, तो जो डिफरेंस है 80,000, ये भी क्या मान लिया जाएगा, गिफ्ट मान लिया जाएगा। कि कोई क्यों भाई 1 लाख की चीज 20,000 किसी को क्यों देगा, कुछ तो आप इसमें मतलब झोल कर रहे हो, तभी आपको ये कम भाव में मिल रही है। गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि आप कहीं पे कोई टैक्स बचाने के लिए, कोई टैक्स इविजन के लिए कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हो जो रोकने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है, ये गिफ्ट के प्रोविजंस लेके आई है कि भाई ये चीजों को हम गिफ्ट मान लेंगे और इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। पर आपका सवाल आना चाहिए काउंटर क्वेश्चन कि सर कुछ लोग तो गिफ्ट देते हैं ना, अभी मेरे रिलेटिव है वो मेरे को गिफ्ट देते हैं, बात सही है, कहीं इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिल गया, कोई ट्रस्ट वगैरह से गिफ्ट मिल गया, कहीं कहीं तो सब गिफ्ट मिलता है, उसमें क्या तकलीफ है। हाँ, तो यहाँ पे साफ साफ है कि कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया है कि ये यहाँ से आपको गिफ्ट मिलेगा तो आपके ऊपर 5627 भी लगेगा ही नहीं। अगर यहाँ से आपको गिफ्ट मिलेगा तो आपके ऊपर ये वाला 5627 भी नहीं, 5610 10वें नंबर पे गिफ्ट है, 5610 लगेगा ही नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो कौन कौन से, सबसे पहले ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ से गिफ्ट मिला तो उसको इनकम टैक्स के अंडर गिफ्ट नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, एनी गिफ्ट और असेट एक्वायर्ड फॉर फ्री और लो कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन। कोई भी आदमी को क्या मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है या असेट मिल रहा है, जो उसने एक्वायर किया है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम कंसिडरेशन में किया है, तो उसको क्या गिफ्ट मान लेंगे। और वो कोई भी पर्सन को मिला हो चलेगा, कोई भी, एनी पर्सन, मतलब 7 पर्सन थे उसमें से किसी पर्सन को मिलेगा तो चलेगा। ये सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1/4/2017 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर ये लोग गिफ्ट देते हैं, ये लोग गिफ्ट देते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। क्या आई एम होता है ना, आई एम महेंद्र, वैसा आई एम डॉक्टर, सबसे पहले क्या, आई एम डॉक्टर हटला, हटा हुआ होता है ना, आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी, आईटीसी एक कंपनी है ना, तो ऐसे करके कुछ मेमोरी फालतू सा है पर याद रखने को काम आएगा। आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी। तो ये लोग क्या है, ये लोग अगर आपको गिफ्ट देते हैं तो 5627 भी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम डॉक्टर हटला क्या है, आईटीसी क्या है। तो आई का मतलब क्या है, अगर आपको गिफ्ट इनहेरिटेंस से मिलता है, इनहेरिटेंस से मतलब क्या, आपकी खानदानी प्रॉपर्टी है, आपको पूर्वजों से मिलते मिलते आ रही है, वो आपके नाम पे हुई है अभी, तो उसके केस में गिफ्ट नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बात भी तो सही है ना भाई, उसके ऊपर क्यों, वो तो मेरे ही घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हुई है, तो अभी क्यों टैक्स लगा रहे हो, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट, मैरिज। अगर आपकी शादी हुई है, अगर आपकी शादी हुई है और शादी के टाइम आपको कोई गिफ्ट मिला है, आपकी शादी हुई है और शादी के टाइम बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो वो टाइम पे गिफ्ट मिला है तो उसके ऊपर आपको बेसिकली टैक्स नहीं भरना, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। डी का मतलब क्या, डेथ। किसी की डेथ हुई है, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे हुई है, तो वो भी आपका गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फोर्थ, आर यानी आई यानी इनहेरिटेंस, एम यानी मैरिज, डी यानी डेथ, आर यानी रिलेटिव। आर यानी क्या है, रिलेटिव। अगर आपको कोई रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो आपके ऊपर वो बेसिकली गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो रिलेटिव का मतलब क्या, वो समझते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी जो स्पाउस है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी। इंडिविजुअल हो तो आपके लिए आपकी स्पाउस क्या है, रिलेटिव है। आपके ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आपकी बहन, आपका भाई और उनके स्पाउस, मतलब आपकी बहन का हस्बैंड कौन, आपके जीजा जी, ब्रदर की वाइफ भाभी जी, ये लोग आपके क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। आप खुद, आपकी वाइफ, आप लोग रिलेटिव। आपके ब्रदर और उसकी वाइफ, सिस्टर और उसकी वाइफ आपके रिलेटिव, सिस्टर और उसका हस्बैंड। लीनियल डिसेंडेंट मतलब आपके पोते पोती, बेटे के बेटे। ऑफ सेल्फ, खुद के या स्पाउस के, मतलब एक ही बात है। फिर मदर एंड फादर ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस,
मतलब क्या, आपके मम्मी पापा, आपके वाइफ के मम्मी पापा, ये आपके क्या है, रिलेटिव है। ब्रदर एंड सिस्टर एंड स्पाउस ऑफ मदर एंड फादर ऑफ सेल्फ, ये क्या है सर, ये कुछ समझ नहीं रहा, ये क्या है। सबसे पहले समझो, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर एंड स्पाउस ऑफ मदर एंड फादर ऑफ सेल्फ, ये क्या है सर। आप कौन हो, ये सेल्फ हो। आपके जो मदर एंड फादर है, आपके मदर एंड फादर, उस उनके जो ब्रदर एंड सिस्टर, समझे, वो और स्पाउस, मतलब आपके चाचा, आपके चाची, आपकी बुआ और आपके फूफा, ये लोग आपके क्या मान लिए जाएंगे, ये आपके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। लास्ट क्या है, लीनियल असेंडेंट ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, मतलब क्या, आपके दादा दादी, आपके वाइफ के दादा दादी, आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड के दादा दादी, तो वो भी आपके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। तो ये लोग से मतलब क्या, आप गिफ्ट ले सकते हो। कौन कौन है रिलेटिव, ये ध्यान रखो, आप हो, आपकी वाइफ, ठीक है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, उनके वाइफ और उनके हस्बैंड, करेक्ट है। आपकी मदर एंड फादर, सेल्फ एंड स्पाउस, ठीक है, वो हो गया। फिर लीनियल डिसेंडेंट मतलब पोता पोती। फिर क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आपके चाचा चाची और बुआ और फूफा जो है वो आपके रिलेटिव है। और लास्ट क्या है, लीनियल असेंडेंट ऑफ, मतलब आपके दादा दादी, ये हो जाएंगे। फिर एचयूएफ के मेंबर कौन होंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, सुन दो बस, काम का इतना ही है। अगर एचयूएफ के मेंबर, एचयूएफ के रिलेटिव कौन रहेंगे, एचयूएफ के मेंबर और उसके रिलेटिव एचयूएफ के रिलेटिव रहेंगे। कंपनी के कौन, उसके डायरेक्टर और उसके रिलेटिव कंपनी के रिलेटिव रहेंगे। फर्म उसके पार्टनर और उसके रिलेटिव पार्टनरशिप फर्म के रिलेटिव रहेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि किस, कौन कौन आपके क्लोज रिलेशन में है जो आपको गिफ्ट दे सकता है। इसके अलावा भाई दुनिया में कोई आपको गिफ्ट नहीं देने वाला, अगर कोई देता है तो इनकम टैक्स वाला पकड़ के उसके ऊपर टैक्स लगाने वाला है। इज इट ओके? तो सबसे पहले आई एम डॉक्टर हटला में क्या है, आई यानी क्या, इनहेरिटेंस, एम यानी मैरिज, डी यानी डेथ, आर यानी रिलेटिव। रिलेटिव में क्या, इंडिविजुअल स्पाउस पहले, ठीक है, ब्रदर सिस्टर और उसकी वाइफ, लीनियल डिसेंडेंट और उसकी वाइफ, ठीक है, मदर फादर, ठीक है, सेल खुद के भी और अपने वाइफ के मदर फादर भी, ब्रदर्स आपके चाचा चाची फूफा जो भी है वो, और लीनियल असेंडेंट मतलब आपके दादा दादी, ये सब आपके रिलेटिव मान लिए जाएंगे। फिर एच, एच यानी क्या, अगर आपको कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट से गिफ्ट मिलता है या कोई भी फैसिलिटी बेसिकली मिलती है, कोई भी पैसा मिलता है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा, एच यानी। यू यानी कोई यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मिलता है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 56 to 10 लगेगा ही नहीं। एल ए, एच यू, टी में क्या है, टी में बेसिकली दो पॉइंट है, ट्रस्ट वाला पॉइंट है। एल ए यानी क्या है, लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी से आपको मिलता है तो आपके ऊपर बेसिकली ये 56 to 10 लगेगा ही नहीं। फिर आई, एक्चुअली एल यहाँ पे ये वाला एल है ही नहीं एक्चुअली, एक सेकंड, ये टी जो है यहाँ पे नहीं है। आई एम डॉक्टर, एच यू एल ए आई टी सी है, अटला इसलिए कि याद रहे उसके लिए यहाँ पे रखा था, अटला ऐसे याद रहता है ना, अटेला वैसे। आई यानी क्या है, अगर आप कोई इंडिविजुअल हो और आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट किया था, किसके लिए क्रिएट किया था, वो ट्रस्ट या तो आपको या आपकी फैमिली को बेनिफिट दे सके, सिर्फ यही पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया था, और वो ट्रस्ट से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है या कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो वो 56 to 10 के कवरेज में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट टी यानी क्या है, अगर आपको ट्रस्ट से, फंड से, हॉस्पिटल से, मेडिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो 1023C में नोटिफाई है, अगर इनसे कोई गिफ्ट मिलता है तो यहाँ पे ये सेक्शन में कवर नहीं होगा। लास्ट में कुछ पॉइंट सेक्शन 47 के है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो याद रखो कि डीमर्जर के केस में या अमालगमेशन के केस में सेक्शन 47 क्या आता है, सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन में पड़ा था, कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, याद है वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी, ये वाला पॉइंट जो है इसके केस में आपका 56 to 10 एप्लीकेबल ही नहीं होगा, 56 to 10 एप्लीकेबल नहीं होगा तो टैक्स लगेगा ही नहीं गिफ्ट पे। सबसे पहले आई, आई यानी इनहेरिटेंस, एम यानी मैरिज, डी यानी डेथ, आर यानी रिलेटिव, आई एम डॉक्टर, एच यानी हॉस्पिटल, यू यानी यूनिवर्सिटी, टी यहाँ पे नहीं है, फिर टी के नीचे है, एल ए यानी क्या, लोकल अथॉरिटी, फिर आई यानी क्या, एक ऐसा इंडिविजुअल ने ट्रस्ट बनाया है जो उसके या उसके रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है और वहां से कुछ आ रहा है तो नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट फंड, कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो 1023C में नोटिफाइड है। 1023C ट्रस्ट का एक टॉपिक है जो सीए फाइनल में है, तो आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। और सी यानी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सेक्शन 47 में डाले हुए। तो यहाँ पे एक बार ये पढ़ लो, आई एम डॉक्टर अटला एटीसी क्या होता है, और रिलेटिव का भी यहाँ से पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अभी ऊपर जाते हैं। अभी हम लोग ने क्या देखा कि आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी का केस रहेगा, तो यहाँ पे ये गिफ्ट के प्रोविजन सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो किसके ऊपर लगेगा? तो इसको मैंने 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया है। अगर आपको गिफ्ट कैश में मिल रहा है, मनी 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 पैसे में मिल रहा है, तो क्या ट्रांजेक्शन होगा? तो एक तरीका है, एक वे है। दूसरा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो दूसरा तरीका है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो तीसरा तरीका है। ठीक है, मतलब 3 तरीके से आपको गिफ्ट बेसिकली मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको कैश मिल सकता है, कैश मिल गया। सेकंड, आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है देखेंगे। थर्ड, आपको क्या मिल सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकता है, मतलब लैंड या बिल्डिंग मिल सकता है। ये 3 के अलावा आपको कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता। सबसे पहले अगर पैसा मिलता है आपको गिफ्ट में, तो टैक्स किस हिसाब से लगेगा? अगर पैसा आपको मनी मिल रहा है तो टैक्स किस हिसाब से लगेगा? अगर आपको पूरे साल में, जब तक साल खत्म नहीं होता, पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा, 50,000 रुपए से ज्यादा एग्रीगेटली, मतलब टोटल पूरे साल में मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट मिलता है, 50,000 रुपए से ज्यादा बेसिकली पैसा मिलता है एक पर्सन से, तो वो 50,000 से ज्यादा जितना भी पैसा, मतलब 50,000 से ज्यादा नहीं, जितना भी पैसा मिलता है आपको, वो क्या हो जाएगा? वो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इफ एग्रीगेट मनी ₹50,000 more than 50,000, then whole of money shall be taxable under income from other sources. For example, मैं आपको 80,000 रुपीज पूरे साल में गिफ्ट देता हूं, तो ये आपका 80,000 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं। पहले पॉइंट में अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा पूरे साल में कोई गिफ्ट देता है अदर देन आई एम डॉक्टर हटला आईटीसी, तो वो आपके केस में क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। भाई कोई ऐसे 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट नहीं देता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऐसा बोलता है। कोई साल में किसी को ज्यादा नहीं देता 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट, ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार रुपए का गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, वो भी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलता है, क्या मिलता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डीएसपी जा। डी यानी क्या होता है? डीएसपी जा तो हम लोग ने देखा था कहां पे, पता है? कैपिटल गेन में, वहां पे भी मूवेबल पर्सनल एसेट था ना, वहां पे हम लोग ने डीएसपी जा देखा था। डी यानी ड्राइंग, एस यानी क्या था? डी यानी ड्राइंग था, स्कल्पचर था, पेंटिंग था, ज्वेलरी था, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। बी यानी बुलियन, एस यानी शेयर और एस यानी सिक्योरिटी। ये 3 नया है, बीएसएस नया है, और डीएसपी जा तो पहले से था। डीएसपी जा प्लस बुलियन, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है। डीएसपी जा सेम एज कैपिटल गेन, बी यानी बुलियन, एस यानी शेयर एंड एस यानी सिक्योरिटी। मीन्स अदर देन डीएसपी जा प्लस बीएसएस, ये एसेट को छोड़ के बाकी कोई तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलता है, तो वो उसके ऊपर क्या आपका 56(2)(10) नहीं लगेगा। 56(2)(10) सिर्फ यहाँ पे इमूवेबल नहीं, यहाँ पे मूवेबल होगा। कट कर देना, गलती हो सकती है भाई। अगर आपको डीएसपी जा के अलावा कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, जैसे कार वगैरह कोई मिलता है, तो वो केस में आपका 56(2)(10) नहीं लगेगा। सिर्फ यही केसेस में लगेगा। डी यानी ड्राइंग, एस यानी सिक्योरिटी, एस यानी स्कल्पचर, पी यानी क्या? पेंटिंग, जे यानी ज्वेलरी, ए यानी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ए यानी एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बी यानी बुलियन, एस यानी शेयर्स, एस यानी सिक्योरिटी। बुलियन, शेयर एंड सिक्योरिटी ऐड किया है, बाकी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी वही है आपका जो कहां पे था, आपका बेसिकली कैपिटल गेन्स में था। ठीक है, तो इफ मूवेबल प्रॉपर्टी डीएसपी जा प्लस बीएसएस है, अगर ये आपको गिफ्ट मिला है पूरे साल में किसी एक पर्सन से 50,000 रुपए से ज्यादा विदाउट कंसिडरेशन, ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपको कैसे मिल सकता है? या तो विदाउट कंसिडरेशन मिल सकता है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल सकता है। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फ्री में मिल रहा है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? 50,000 का था, आपको 500 रुपए में दे दिया। ठीक है, तो डीएसपी आपको कैसे मिल सकता है? 2 तरीके से मिल सकता है, एक तो विदाउट कंसिडरेशन, एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है तो आपको क्या देखना है? पूरे साल में एग्रीगेटली अगर आपको एक आदमी से 50,000 रुपए से ज्यादा मिल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में, तो जितना भी अमाउंट रहेगा पूरे साल में, समझो आपको 90,000 का मिला, तो 90,000 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा वही उसका क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आपको क्या देखना है? तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? समझो आपको प्रॉपर्टी मिला कितने का? 90,000 का गिफ्ट मिला। क्या मिला? ड्राइंग मिला। उसके लिए आपने 15,000 रुपए का पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? 15,000 का। तो नेट कितना? 75,000। करेक्ट। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एसेट का कितना है? 90,000 माइनस आपने कंसिडरेशन कितना पे किया? ये वाला। अगर जो नेट अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है पूरे साल में एग्रीगेटली,
तो बेसिकली जितना अमाउंट है, डिफरेंस है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, उतना क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ये टर्म्स पे मत घूमो, फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन, सिंपल सी बात है भाई, आपको कितना देना था, 90,000 देना था, आपने कितना दिया, 15,000 दिया। डिफरेंस क्या है, अगर ये 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको पूरा जितना डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स भर दो, अगर 50,000 से कम है तो भाई माफ किया, छुट्टा माफ, गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेना चाहते। दो पॉइंट समझे, अगर पैसा तो देखो, पैसे में हाई लो कुछ नहीं होता, पैसा आपको गिफ्ट मिल रहा है। अभी क्या पैसा आपको 50,000 मिला, आपने 5,000 दिया, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा आपको जितना गिफ्ट मिला उतना गिफ्ट मिला। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा तो आपका पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, 50,000 से कम मिलेगा तो नहीं होगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, डीएसपी जा, वो ड्राइंग, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये 9 जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिली है तो आपको इसका फेयर मार्केट वैल्यू पूरे साल का देखना है। 50,000 से ज्यादा आपको मिला है तो फुल जितना है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 50,000 से कम मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपने क्या उसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे किया है तो आपको देखना है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से आपने कंसिडरेशन जो पे कर दिया, नेट ऑफ करके आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है एग्रीगेटली, तो आपको IFRS में टैक्स भरना है, नहीं तो नहीं भरना। इज इट ओके? तो ये दो पार्ट एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। बस यही 3 है, 3 हो गया, बस हो गया आपका गिफ्ट का। अभी नेक्स्ट आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, या लैंड और बिल्डिंग दोनों, जो प्लॉट के ऊपर घर बनाया हुआ है ये आपको गिफ्ट मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या था, एग्रीगेट देख रहे थे पूरे साल का, यहाँ पे एग्रीगेट देख रहे थे, यहाँ पे एग्रीगेट देख रहे हैं। यहाँ पे अपने को क्या देखना है, पर प्रॉपर्टी का वैल्यू देखना है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का वैल्यू देखना है। करेक्ट है, करेक्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, इसमें क्या देखना है, पर प्रॉपर्टी देखना है। यहाँ पे भी 2 केस होंगे, या तो आपको प्रॉपर्टी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिल गई हो, या फिर आपने उसके लिए कुछ छोटा मोटा कंसिडरेशन दिया। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। अगर अगर आपको प्रॉपर्टी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है तो आपको ये देखना है कि पर प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी पे अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है और उतना आपको गिफ्ट मिला है। यहाँ पे देखो फेयर मार्केट वैल्यू देख रहे थे, जो प्रॉपर्टी है वो केस में अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना होता है, बस इतना ही है। अगर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है पर प्रॉपर्टी का, पर ट्रांजेक्शन का, तो वो आपके हाथ में जितना भी अमाउंट है पूरा अमाउंट क्या आपके हाथ में टैक्स लग जाएगा। समझो आपको 2,50,000 का कोई छोटा सा प्लॉट आपको गिफ्ट दे दिया, तो वो 2,50,000 आपके हाथ में पूरा टैक्स लग जाएगा। उसका एसडीवी जो कितना होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 45,000 रुपए के एसडीवी का कोई छोटा सा प्लॉट आपको गिफ्ट दिया है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, यहां तक सिंपल था। यहाँ पे भी सिंपल है, पर यहाँ पे सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जो सेक्शन 50C में था। सर सेक्शन 50C में क्या था, सेक्शन 50C में था पता है, वो 110% अमेंडमेंट में मैंने कराया था, कैपिटल गेन का लास्ट अमेंडमेंट था पता है, 105% में से सिखाया था, फिर मैंने बोला था अमेंडमेंट हो गया 105% का 110% हो गया। मतलब पहले 5% का टॉलरेंस बैंड देखा जाता था, अभी 10% का टॉलरेंस बैंड देखा जाएगा, ऐसा बोला था पता है मैंने, हाँ सर बोला था। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है जिसका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू था 20 लाख, आपने उसके लिए पे किया है 10 लाख रुपए, करेक्ट है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये कंसिडरेशन, तो 10 लाख रुपए आपने कम पे किया है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, ये जो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी माइनस कंसिडरेशन 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपके हाथ में क्या जितना भी वैल्यू रहेगा डिफरेंस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन जितना भी, यहाँ पे 10 लाख है तो 10 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। पर एक और कंडीशन आपको देखना है, क्या कंडीशन देखना है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा
वो कंसिडरेशन से 110% से ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे नया लेके आए? सिंपल सी बात है, जैसा हम लोग ने 50C में किया था वैसा ही सेम करना है। 50C किसके लिए होता है पता है? ट्रांसफरर के लिए होता है। और ये जो है ये किसके लिए होगा? रिसिपिएंट के लिए होगा। बताता हूं। ये एक प्रॉपर्टी है, गिफ्ट दिया, फर्स्ट केस लेते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दिया है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 1 लाख है। कंसिडरेशन कितना आपने पे किया? 90,000। डिफरेंस कितना है? 10,000। तो डिफरेंस 50,000 से कम है, तो यहाँ पे 56/10 सबसे पहले लगेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपका 10 लाख, आपने पे किया इतना किया है कंसिडरेशन 9 लाख। तो ये केस में डिफरेंस कितना है? 1 लाख। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि 50,000 रुपए से ज्यादा आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया, मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी माइनस कंसिडरेशन का वैल्यू कितना है? 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले टैक्स लगना चाहिए, करेक्ट है। पर अभी दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि जो आपका ये है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये आपके कंसिडरेशन से 110% या उससे ज्यादा होना चाहिए। 110% या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये कितना है? 10 लाख माइनस 9 लाख। 1/10 एग्जैक्ट 10% आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 10% है, तो क्या होगा? ये लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मोर देन 110% है। सर क्या बोल रहे हो? थोड़ा बहुत समझ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा, पूरा नहीं समझ रहा। मुझे भी पता है पूरा नहीं समझ रहा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वन क्या बोलता है? कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी आपको पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। अभी तक जो बोला है भाई भूल जाओ सब, कुछ नहीं। अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलता है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 लाख रुपया, कंसिडरेशन आपने कुछ नहीं पे किया, तो आपको बेसिकली क्या जो फ्री में प्रॉपर्टी मिल गया। अगर पर प्रॉपर्टी 50,000 रुपए से ज्यादा एचडीवी का प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिलता है, तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर IFOS। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड केस, केस 2 क्या बोलता है? आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू जो आपको मिला है स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख है, कंसिडरेशन उसके लिए आपने कितना पे किया? 90,000 पे किया। 110% ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 90,000 मतलब डिफरेंस कितना है? सिर्फ 10,000 रुपए है, करेक्ट है। 50,000 वैसे भी डिफरेंस नहीं है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा डिफरेंस होता है एचडीवी माइनस कंसिडरेशन, तो 56/10 लगता है। यहाँ पे तो 10,000 ही है, तो यहाँ पे 56/10 लगेगा नहीं। टैक्स कितना आएगा? 0 आएगा। केस नंबर 3 के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी जो आपको मिला है 10 लाख है, उसके लिए आपने कंसिडरेशन कितना पे किया? 9 लाख रुपया पे कर दिया है कंसिडरेशन। तो डिफरेंस कितना है? 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि 50,000 रुपए से ज्यादा 50,000 रुपए से ज्यादा कंसिडरेशन आपने पे किया है, करेक्ट है। सेकंड कंडीशन क्या देखना है? जो आपका कंसिडरेशन है, जो आपका कंसिडरेशन है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है 110%। कंसिडरेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है 110%, तो ये कितना आता है? 9,99,90,000 आता है। अगर जो 10 लाख रुपए से अगर ये 9,90,000 ज्यादा होता, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे जो कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय 110% भी कम है 10 लाख से। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलना क्या चाहती है कि क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब क्या जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू, करेक्ट है। तो हो सकता है ना 10% का तो फेर बदल हो सकता है यहाँ वहां। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? 10% तुम अपना फायदा ले लो, कंसिडरेशन ले लो, उसमें 10% और ऐड कर दो। तो कंसिडरेशन 9 लाख लिया, उसमें 10% और ऐड कर दिया, तो कितना हुआ? 9,90,000। गवर्नमेंट क्या बोलता है? वो 10% ऐड करने के बाद अगर वो स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा आपने पे किया है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी अगर 10% ऐड कर दिया, फिर भी आपका एचडीवी से कम अमाउंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है? 10 लाख में से 9 लाख लेस कर दो, आपका 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? टैक्स भर दोगे। केस 4, 10 लाख आपका क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिला, आपने कंसिडरेशन कितना दिया? 9,50,000। इसके ऊपर आप 10% ऐड कर दो, कितना है? 10,45,000। तो ये क्या 10 लाख से ज्यादा हो गया, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं भरना। इज इट ओके? अभी समझ गया रहेगा? सिंपल है, कुछ नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। बाकी कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है।
तो यहाँ पे गिफ्ट का टैक्सेशन बस इतना ही है, ज्यादा कुछ वो बड़ी बात है नहीं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आपको पैसा मिलता है तो आपको देखना है पूरे साल का टोटल पैसा 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट में मिला है तो टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड आपको देखना है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में डीएसपी जा प्लस बीएसएस, अगर ये आपको मिलता है विदाउट कंसिडरेशन तो 50,000 रुपए से ज्यादा उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपको मिल रहा है, पूरा टैक्स लगा दो। 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया तो आपको क्या देखना, फेयर मार्केट वैल्यू असेट का माइनस जो आपने कंसिडरेशन पे किया, अगर वो पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आप टैक्स भर दो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग या दोनों, तो वो केस में आपको देखना है कि विदाउट कंसिडरेशन आया तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पर प्रॉपर्टी देखा जाएगा, पर प्रॉपर्टी। यहाँ पे एग्रीगेट था, यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का देखा जाएगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो ले लो। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से आ रहा है तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो ले लो। पर दूसरा कंडीशन है कि आपको कंसिडरेशन को देखना है कि वो 110% ज्यादा एसडीवी है कि नहीं। अगर है तो फिर कुछ नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, सेम चीज कि भाई जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन है वो 50,000 से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स भर दो। तो एक बार के लिए रीड कर लो, क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे एक अमेंडमेंट था पिछले साल जो कि हम लोग ने वहां कहाँ पे देखा था पता है, चैप्टर 2 जो था ना, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वहां पे देखा था कि अगर कोई आप नॉन रेजिडेंट को भी गिफ्ट देते हो 50,000 रुपए से ज्यादा पूरे साल में तो आपका क्या मान लिया जाएगा, 56(2)(10) लग जाएगा। 56(2)(10) इज एप्लीकेबल ओनली इफ प्रॉपर्टी इज इन नेचर ऑफ कैपिटल असेट। ये यहाँ पे अमेंडमेंट खत्म हो गया है। यहाँ पे 56(2)(10) इज एप्लीकेबल इवन इफ गिफ्ट मेड आउटसाइड इंडिया बाय रेजिडेंट पर्सन टू नॉन रेजिडेंट। अगर कोई रेजिडेंट बाहर नॉन रेजिडेंट को भी देता है तो भी 56(2)(10) लग जाएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 जो लास्ट वाला 911 था, पता है 911 आपका बिजनेस कनेक्शन वो सब था। 912 क्या था, सैलरी। 913 भी सैलरी। 914 डिविडेंड। 915 इंटरेस्ट। 916 रॉयल्टी। 917 एफटीएस और 918 क्या था, वो ये वाला ही था कि अगर कोई रेजिडेंट बंदा 50,000 रुपए से ज्यादा बाहर गिफ्ट देता है नॉन रेजिडेंट को, वो भी आपका इनकम डीम टू एक्रू अराइज मान लिया जाएगा। जो 56(2)(10 है, 56(2)(10 ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा पता है, अगर आप जो एसेट आपको मिल रहा है वो कैपिटल एसेट नेचर का है तो एप्लीकेबल होगा। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, हम लोग ने कैपिटल गेन्स में देखा था, कोई भी तरीके का एसेट, वो डेफिनेशन पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 का। तो वही बात है कि कैपिटल एसेट नेचर का कोई एसेट है तो 56(2)(10 लगेगा। अगर स्टॉक इन ट्रेड नेचर का कोई गुड्स है, मतलब सेम यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई बिल्डर ट्रांसफर करता है
तो वो केस में ये 56(2)(10) नहीं लगेगा। उसके लिए अलग सेक्शन है जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं, सेक्शन 43CA। 43CA क्या है कि अगर आपका जो एसेट है वो स्टॉक इन ट्रेड के नेचर का है, बाकी सब प्रोविजन सेम है, आपका जो एसेट है वो स्टॉक इन ट्रेड के नेचर का है, तो सेक्शन 43CA लग जाएगा। 43CA पीजीबीपी का सेक्शन है, पर ये दोनों एकदम रिलेटेड है, तो हम लोग एक साथ कर रहे हैं। सेक्शन 43CA, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो क्या मान लिया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपने क्या होल्ड की है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड की है, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, एसडीवी से कम है, वहां पे क्या था, कंसिडरेशन। तो चलो सेक्शन 43CA पे आ जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सेक्शन है। सेक्शन 43CA, यहां पे जो पहले सेलर था वो कौन था, 50C में नॉर्मल पर्सन था, यहां पे उसकी जगह कौन हो जाएगा, बिल्डर हो जाएगा। तो सर ये बिल्डर का कहां से सवाल आ गया, क्योंकि यहां पे देखो 43CA में क्या लिखा था, मैं वापस आपको पढ़ के बताता हूं। 50C में क्या लिखा था, 50C में लिखा था कि इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी held as capital asset and sale consideration is less than stamp duty value। तो यहां पे क्या लिखा रहेगा पता है, if immovable property is held as stock in trade and sale consideration is less than stamp duty value, then stamp duty value will be not full value of consideration, क्योंकि ये पीजीबीपी की इनकम है ना, बिल्डर का तो ये बिजनेस है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी योर पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। करेक्ट है। वहां पे क्या चल रहा था, वहां पे आपका कैपिटल एसेट था, पर यहां पे आप बिल्डर हो तो आपका स्टॉक है। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, और जो सेल कंसिडरेशन है वो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में सेम टॉलरेंस बैंड ऑफ 110% विल अप्लाई। मतलब सेम चार्ट बना दो। इफ एसडीवी इज अप टू 110%, करेक्ट है, इफ एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल प्राइस, देन सेल प्राइस विल योर पीजीबीपी इनकम। Otherwise, if SDV is more than 110% of your selling price, correct है, then if SDV is more than 110% of selling price, then SDV will be your PGBP income. Clear? ये 2 पॉइंट पहले लिख दो, मैं डिक्टेट करता हूं। जहां 50C लिखा है उसी के नीचे लिखना है, या उसके आजू बाजू कहीं लिख दो, या वहां पे एक पेज डाल दो लिख के, बिकॉज ये उसका रीजन है, ये साथ में ही आपको पढ़ना है, तकलीफ नहीं होगी। और अदर सोर्सेस में कहीं 43CA सेक्शन लिखा रहेगा, उसको कट कर देना, उसको पढ़ना ही नहीं है, यहां से ही पढ़ना है। तो सेक्शन 43CA, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट, इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड सेल कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी और पीजीबीपी का इनकम। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट एक बार डिक्टेट कर देता हूं ताकि आपको हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा ही चार्ट बनाना है। टॉलरेंस बैंड ऑफ 110% विल अप्लाई, दैट मीन्स इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, पहला एरो, इज अप टू 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू पीजीबीपी। इफ एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो एसडीवी इज इक्वल टू पीजीबीपी। एक बार के लिए इतना लिख दो, फिर इसमें एक थर्ड पॉइंट ऐड है, वो समझते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट बोलता है टॉलरेंस बैंड
of 110% will increase up to 120%। मतलब जो 110% वाला अपने को कंडीशन देखना था ना, वो अभी 110 नहीं, अपने को 120 देखना है। इफ दिस 3 condition will satisfy, if 3 conditions will satisfy। पहला कंडीशन है टाइम कंसिडरेशन, टाइम कंडीशन। दूसरा कंडीशन है प्रॉपर्टी बेस्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है कौन सा? अमाउंट बेस्ड कंडीशन। पहला टॉलरेंस बैंड ऑफ 110% विल इंक्रीज अप टू 120% इफ दिस 3 कंडीशन सेटिस्फाई। लिख दो, पहला टाइम, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा अमाउंट। यहां पे मैं कंडीशन आपको क्या कर, बैंड ऑफ 110% विल इंक्रीज अप टू 120% इफ दीज 3 कंडीशंस विल सेटिस्फाई। पहला कंडीशन है टाइम बेस्ड कंडीशन, दूसरा है प्रॉपर्टी बेस्ड कंडीशन, तीसरा है अमाउंट बेस्ड कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? एक सेकेंड, ये आपका मॉड्यूल है। देखो, पहला कंडीशन बड़ा ही सिंपल है, जो आपका ट्रांसफर होना चाहिए वो ये पीरियड के बीच में होना चाहिए। कौन सा पीरियड पता है? 12th ऑफ नवंबर 20 से लेके 30th ऑफ जून 21। 12th ऑफ नवंबर 20 से लेके 30th ऑफ जून 21, इस डेट पे क्या होना चाहिए? डेट ऑफ ट्रांसफर। प्रॉपर्टी बेस क्या है? सबसे पहला तो है कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब रेसिडेंशियल यूनिट होना चाहिए, करेक्ट है। प्लस उसके साथ एक और कंडीशन है कि ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पहले खरीदा है फिर बेचा है, फिर खरीदा है फिर बेचा है, ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए। और तीसरा अमाउंट बेस, तो उसका मतलब है कि अप टू 2 करोड़ तक का कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कितना होना चाहिए? 2 करोड़ तक होना चाहिए, अप टू 2 करोड़। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो टॉलरेंस बैंड आपको 110% मिल रहा था वो कितने हो जाएगा? 120% हो जाएगा। सिंपल, बस इतना ही सेक्शन है, सेक्शन इज ओवर। पहला पॉइंट क्या बताया? अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड करते हो एज अ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक की तरह क्या करते हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो, हेल्ड करते हो, करेक्ट है। फिर उसका क्या कर देते हो? उसको करते हो ट्रांसफर, ट्रांसफर करते हो लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ पीजीबीपी का इनकम। पहला पॉइंट ये है। फिर टॉलरेंस बैंड होगा, हाँ होगा, कितना होगा? 110% होगा। बट अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो वो 110% का टॉलरेंस बैंड विल बी 120% का टॉलरेंस बैंड। पहला कंडीशन है टाइम बेस्ड कंडीशन, मतलब ट्रांसफर नवंबर 20 से लेके जून 21 के बीच में होना चाहिए। प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूनिट होना चाहिए, प्लस फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए, और अमाउंट जो है वो अप टू 2 करोड़ होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन क्या होता है? सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा टॉलरेंस पॉइंट, मतलब जो सबको 10% मिलता है आपको 20% मिलेगा। लिख लो ये भी। सॉरी, ठीक है। अभी सर एक बात बताओ, ये जो 120% का बेनिफिट मिला है, क्या ये 120% का बेनिफिट 56(2)(10) में भी मिलेगा? 56(2)(10) क्या था? गिफ्ट था। गिफ्ट में 3 चीज़ें पड़ी थी। अगर कैश में गिफ्ट मिला, मतलब डायरेक्ट मनी में, मूवेबल प्रॉपर्टी में, या इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आगे देखा था इफ कंसिडरेशन इज लेस देन SDV, तो यहां पे भी वो 110% का टॉलरेंस बैंड लगता था। हाँ सर लगता था। तो यहां पे भी सेम पॉइंट डाल दिया। देखो 56(2)(10) किसके हाथ पे लगता है? रिसिपिएंट के हाथ पे लगता है। और ये जो 43 CA और 50C किसके हाथ पे लगता है? सेलर के हाथ पे लगता है, करेक्ट।
तो अगर यहाँ पे भी बोल दिया अगर रिसिपिएंट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब जो उसको मिल रहा है प्रॉपर्टी अप टू 2 करोड़ है, प्लस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूनिट है और फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है और ये टाइम पीरियड के बीच में अलॉटमेंट होता है, तो उसके केस में भी 110% ना कट के 120% अप्लाई हो जाएगा। तो आपको नीचे लिखना है इन केस ऑफ 56/10 if recipient of property satisfy above three conditions, then tolerance band of 120% will be applicable. Done. ये लिख दो इन केस ऑफ 56/10 if recipient of property satisfy above 3 condition then tolerance band of 120% will be applicable। बट वो सिर्फ ये वाले पार्ट में ही, कैश वगैरह में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के वो कम कंसिडरेशन वाले पार्ट पे करेक्ट है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया रहेगा। यहाँ पे मैंने अमेंडमेंट भी आपका कवर करा दिया है और क्या क्या हो चुका है पूरा IFOS अच्छे से, मतलब IFOS का रिवीजन के लिए आधा घंटा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। बट सिंस 56/10 में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और 43 CA जो एक ऐसा सेक्शन है वहाँ पे क्या है अमेंडमेंट है और दोनों का कुछ कंबाइन इफेक्ट है, तो साथ में मैंने क्या करा दिया है, एक साथ आपको करा दिया है। करेक्ट है, तो डन। यस सर, अभी क्या करें सर? अभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट दो, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं, ना कि थियोरी कंसेप्ट आने वाला है। सो दिस इज़ बेसिक चीज़ है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों को पता ही नहीं होता। टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स वगैरह अगर देख के चले जाओगे तो एग्जाम में इतना हेल्प नहीं होगा। हेल्प होगा, सब चीज़ें आएगी, पर प्रैक्टिकल उसको अप्लाई कैसे करने का वो नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको एक चीज़ करनी है, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, ये जो रिवीजन वीडियो है ये आपके लिए वरदान है बेसिकली। आप जितना ज़्यादा हो सकता है इसको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा, इनकम टैक्स का भी मिल जाएगा, GST का भी मिल जाएगा भाई। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आपको क्या करता है, ये सब सुनते रहना है, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में चीज़ें सब सेट हो जाएगी। इंटर में हो या एग्जीक्यूटिव में हो, सेम टू सेम चीज़ें फाइनल में रिपीट होने वाली है। तो अभी से इतना अच्छा इनकम टैक्स और GST का प्रिपरेशन कर लो कि ये चैप्टर्स में तो फाइनल में कभी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्लियर? यस। तो चलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू लिख के देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलो।